गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या जाना था? गुप्त काल के बारे में जाना था। गुप्त काल में हमने उसके स्रोतों के बारे में जाना था। साथ ही हमने जाना था जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं गुप्त काल के, उनके बारे में जाना था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि गुप्त काल की व्यवस्था कैसी थी। तो शुरू करते हैं। गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी उसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था, या आप कह सकते हो राजनीति या प्रशासन कैसे चलता था गुप्त काल में, है ना। प्रशासनिक व्यवस्था। जो विदेशी आक्रमण है वो कई हुए, जैसे हिंदी यूनानी, फिर शक, कुषाण, पल्लव, इन सब ने हमारे इस क्षेत्र पर, भारत भूमि पर क्या किया? आक्रमण किया और उस पर नियंत्रण करके प्रशासन चलाया, शासन किया। तो ये जो व्यवस्था यहाँ पर थी, एक तरह से सामंती व्यवस्था यहाँ डेवलप होने लगी थी। कैसी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था, मतलब छोटे छोटे भाग पर नियंत्रण हो गया था। जब मौर्योत्तर काल खत्म हुआ, गुप्त काल आया, तो वापस से कैसी व्यवस्था डेवलप हो गई? केंद्रीकृत व्यवस्था डेवलप हो गई। क्यों? क्योंकि एक बड़े भूभाग को गुप्त काल के शासकों ने जीता और उस पर केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है। नियंत्रण की जो बागडोर थी, प्रशासन की जो बागडोर थी, वो राजा के हाथ में रही। तो गुप्त काल में हम देखते हैं कि वैसी ही व्यवस्था जैसे मौर्य काल में केंद्रीकृत प्रशासन था, अंतिम निर्णय राजा लेता था, वैसी ही व्यवस्था हमें गुप्त काल में भी देखने को मिलती है। तो केंद्र के स्तर पर क्या देखेंगे हम? केंद्र के स्तर पर कौन होगा? राजा अंतिम निर्णय लेगा। राजा सर्वोच्च अधिकारी है ना, और न्यायाधीश भी है। किसी भी विषय का को लेकर न्याय चाहिए, न्याय करना है, तो अंतिम रूप से न्याय कौन करेगा? राजा करेगा। राजा की मदद करने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। राजा की मदद करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और दूसरे अधिकारीगण होंगे। कुछ लोगों का समूह, है ना, और दूसरे अधिकारी गण होंगे। ठीक है। इसके साथ ही प्रशासन नीचे कैसे जाएगा? इसके नीचे विभाजन कुछ इस तरह से होता है कि शासकीय सुविधा के लिए, प्रशासन की सुविधा के लिए जो संपूर्ण साम्राज्य था गुप्त काल का, उसको भुक्तियों में बांट दिया गया। किसमें? भुक्तियों में। इसे भुक्ति को क्या कहेंगे? प्रांत कहते हैं। गुप्त काल के जो अभिलेख हैं उसमें कुछ भुक्तियों के उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे बंगाल में पुनर्वर्धन भुक्ति, और इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा? उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आएगा। ठीक है। और फिर भुक्ति को आगे
विषय में बांटा, प्रशासन एक नीचे तक चेन जाएगी ना, ऊपर कौन बैठा है ये तो पता चल गया, लेकिन प्रशासन कहाँ तक जाएगा ये हम देखते हैं। विषय में बांटा, विषय मतलब जिला, ठीक है। और विषय का जो प्रधान होता था क्या कहलाएगा? विषयपति कहलाएगा। इसके नीचे प्रशासन जो नगर थे, कैसे चला? नगर के रूप में। नगर में एक क्या होती थी? नगर परिषद होती थी, जिसमें नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह ये सब शामिल होते थे। और नगर के बाद जो सबसे छोटी इकाई होती है प्रशासन की, वो क्या होती है? हमेशा ग्राम। आपने अब तक जितने भी प्रशासन के क्रम देखे हैं, मौर्य काल हो या मौर्योत्तर काल हो या उससे पहले के जो का समय आपने देखे हैं, महाजनपद काल हो, हर समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, ठीक है। ग्राम क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी इकाई। प्रशासन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सबसे छोटी इकाई। और ग्राम प्रशासन कौन जो देखता था, उस अधिकारी का नाम क्या होगा? ग्रामिक। और उसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होगी। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम। मीन्स यहाँ से ग्राम में कोई समस्या होती है, अंतिम रूप से एक एक चरण पार करते हुए कहाँ पहुंचेंगे? अगर निष्कर्ष नहीं मिलता है तो राजा के पास, ठीक है। कहाँ पहुंचेंगे? राजा के पास। ये तो था प्रशासनिक व्यवस्था की कैसे काम करती है। गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था या नियंत्रण कैसे काम करता था, पूरी व्यवस्था कैसे काम करती थी, ठीक है। और गुप्तकालीन व्यवस्था है तो ये कैसी व्यवस्था है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, लेकिन केंद्रीकृत है। नीचे से ऊपर आप देख रहे हैं, राजा, राजा के बाद राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, उसके नीचे पूरे साम्राज्य को संभालने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, चलाने के लिए कैसे प्रांत में, जिले में, नगर में और फिर ग्राम में बांटा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी सैन्य व्यवस्था की बात करें कि सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो हम पाएंगे कि मौर्य काल में जो सैन्य व्यवस्था थी वो बहुत ही विशाल थी। तो क्या गुप्त काल में भी सैन्य व्यवस्था अच्छी थी या बहुत बड़ी थी? बिल्कुल, गुप्त काल में जो सेना थी वो स्थायी सेना थी और विशाल सेना थी, लेकिन मौर्य काल में जो सेना थी उससे कम थी, उससे कम थी, ठीक है, उससे कम थी। तो मौर्य काल की तुलना में कम थी। लेकिन यहाँ पर जो सेना थी वो कुछ इस तरह से थी कि मौर्य काल में यदि आप देखेंगे, सपोज हम इसे समझते हैं, मौर्य काल की जो सेना है वो कैसी थी? राज्य के नियंत्रण में थी, पूरी तरह से नियंत्रण में। लेकिन जब आप गुप्त काल को देखेंगे तो गुप्त काल में जो सेना थी वो राज्य के नियंत्रण में पूरी तरह नहीं थी, सामंती सेना थी। कैसी सेना थी? गुप्त काल में सामंती सेना थी। अब ये सामंती सेना क्या होता है? सामंती सेना, सपोज करिए कि ये गुप्त काल है, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये गुप्त काल का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ राजा बैठा है और ये छोटे छोटे जो राजा के सामंत होते थे उनके ये क्षेत्र हैं, ठीक है। हर सामंत के पास सैनिक रखने की एक सीमा होती थी, तो कितने सैनिक रख सकता है? तो हर सामंत के पास सपोज करिए कि 1000 सैनिक हैं। कितने? 1000 सैनिक हैं, सैनिक घोड़े हैं, सपोज करिए, ठीक। तो जब राजा को युद्ध करना होता था या किसी कार्य के लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी तो सामंत से मांग कहते थे,
राजा सामंत को क्या करता था, आदेश देता था और सेना आ जाती थी। अब हजार हजार करके सोचिए कि ये जब राजा युद्ध करने जाएगा और सेना बुलाएगा तो ये जो सेना जा रही है ये किसके पास है, सामंतों के पास है। किसके पास है, सामंत के पास है। यही सेना क्या कहलाई, सामंती सेना कहलाई। मतलब ये राज्य के नियंत्रण में एक तरह से नहीं है, सीधे नियंत्रण में नहीं है। जैसे आप देखते हैं मौर्य काल में राज्य के नियंत्रण में पूरी तरह से सेना रहती है, लेकिन गुप्त काल में सीधे नियंत्रण में नहीं है। मतलब अगर सपोज करिए शासक कमजोर हो, ठीक है, गुप्त काल का अंत हुआ तो हमने क्या देखा, अंत होने का मतलब है उस समय शासक कमजोर था। तो जब शासक कमजोर होता है तो जो सामंत होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद को ही उस क्षेत्र का राजा घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं सामंती सेना है, सामंती सेना है। और सैन्य प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है, सर्वोच्च अधिकारी सैन्य प्रशासन का सेनापति होगा। गुप्त काल में उस सेनापति को क्या कहते हैं, महाबलाधिकृत कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्त प्रशासन की जो सेना है मौर्यों की भांति विशाल सेना नहीं थी और सामंती सेना थी। ये जो सामंत है, जैसे मैंने आपको बताया, जब शासक कमजोर होते हैं तो ये अपने क्षेत्र में स्वयं को क्या करते हैं, राजा घोषित कर लेते हैं। आगे आप जब पढ़ेंगे मध्यकाल में पहुंचेंगे, जो कि हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर यही सामंत क्या बन जाएंगे, मनसबदार कहलाएंगे और बहुत मजबूत होकर उभरते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि गुप्त काल की जो सेना थी वो मौर्यों की भांति विशाल नहीं थी और सेना कैसी थी, सामंती सेना थी। सामंती सेना से समझ में आ गया क्या होती है सामंती सेना। सामंती सेना टुकड़ियों से मिलकर बनी होती थी, है ना। कई सामंत अपनी अपनी सेना लेकर आएंगे, अपने अपने सैनिक और घोड़े लेकर आएंगे, उससे एक बड़ी सेना तैयार होगी और फिर उससे क्या किया जाएगा, युद्ध किया जाएगा। तो गुप्त काल की जो सेना थी वो कैसी थी, सामंती सेना थी। अगर हम राजस्व की बात करें कि इतनी बड़ी सेना ये जो रखी जा रही है, जब भी सेना रखी जाएगी, राजा होगा तो राजस्व भी चाहिए। कि क्या है राजस्व के स्रोत, क्या है भाई, आय का स्रोत क्या है, आय का स्रोत क्या है, भू राजस्व है। आप चाहे मौर्योत्तर काल देखें या उससे पहले का काल देखें, आय का स्रोत क्या होगा, राजस्व का स्रोत क्या होगा, भू राजस्व होगा। ठीक है, भूमि से राजस्व वसूला जाता था, तो भू राजस्व आय का स्रोत है, राजस्व का स्रोत है, आमदनी का मुख्य स्रोत है, भू राजस्व मुख्य स्रोत है। कितना राजस्व लिया जाता था, 1/6। उत्पादन का 1/6, जितना भी उत्पादन हुआ है उसका छठा भाग कर के रूप में, राजस्व के रूप में लिया जाता था लोगों से। और इसीलिए कालिदास ने क्या कहा है, षष्ठ मांस वृत्ति कहा है। भूमि उपज का, ठीक है, भोग, राजा को भोग भी क्या है, कर है।
राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुएं जो पहुंचाई जाती थी वो भी क्या है, कर है। चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, ये सब भी कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, साथ ही आप जानते चलें, नोट करके लिख लीजिए, मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, भूमि दान में दी जाती थी, उसे क्या कहते थे, अग्रहार। उसे अग्रहार कहा जाता था। और ये जो भूमि थी ये कर मुक्त होती थी, मीन्स इस भूमि से कर नहीं लिया जाता था। और इस भूमि पर मंदिर या ब्राह्मणों को जो दान दी गई है उस पर जिसे दिया गया उसका पूरा नियंत्रण होता था। ठीक है, इसी के साथ अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। कौन सा है, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी गुप्त काल की। सामाजिक व्यवस्था, यदि हम सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे तो जैसे ही आपको याद होगा मौर्योत्तर काल में जो सामाजिक व्यवस्था आपने पढ़ा था वो सब कुछ कैसे, मैंने बताया था आपको कि वैसे ही आगे बढ़ता रहता है, कुछ परिवर्तन होते हैं। तो क्या हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इस समय वर्ण व्यवस्था थी? बिल्कुल थी। हाँ थी, ये एक टिक बता रहा है कि थी। ठीक है, क्या इस समय वर्ण व्यवस्था थी? बिल्कुल थी। साथ ही स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? गलत लिख दिया, सही कर लेते हैं भाई, है ना। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्त्रियों की स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिली, या पहले की अपेक्षा आप जो पहले पढ़ चुके हैं मौर्योत्तर, उससे भी अधिक गिरावट आगे देखने को मिलती है, इस समय देखने को मिलती है। तो पहले की अपेक्षा गिरावट देखने को मिली। लगातार स्त्रियों की स्थिति में क्या देखने को मिल रहा है? गिरावट ही। आगे भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी गिरावट ही देखने को मिलेगी। बहुत कम परिवर्तन ऐसे होंगे जो स्त्रियों के लिए क्या होंगे, स्त्रियों की अच्छी स्थिति को बताते होंगे। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा। तो पहले की अपेक्षा क्या हुई, गिरावट देखने को मिली। दास प्रथा, दास प्रथा से पहले स्त्रियों की स्थिति में पहले की अपेक्षा क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली। साथ ही इसी समय गुप्त काल में ही क्या देखने को मिला, देवदासी प्रथा। पहली बार गुप्त काल में देवदासी प्रथा का उल्लेख हुआ है। किसने किया है? कालिदास जी ने। तो आप कह सकते हैं कि इसी समय देवदासी प्रथा विकसित हुई। इस काल में ही देवदासी प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उल्लेख है। ठीक है, हम कह रहे थे दास प्रथा थी इस समय गुप्त काल में, बिल्कुल थी। और दास प्रथा धीरे धीरे क्या होती गई, मजबूत होती गई। जैसे जैसे आप देख रहे हैं वर्ण व्यवस्था थी, हाँ थी भी और मजबूत होती गई। पहले अगर थोड़ी भी लिबरल रही होगी है ना, तो आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे और कठोर होती जाएगी। दास प्रथा भी उसी स्थिति में पहुंच गई है। छुआछूत की स्थिति थी, बिल्कुल थी। छुआछूत हमने कब जाना था, महाजनपद काल में, है ना। महाजनपद काल, बुद्ध काल जिसे कहते हैं, उस समय हमने पढ़ा था कि छुआछूत देखने को मिलता है। उस काल में छुआछूत की शुरुआत आप कह सकते हुई है ना। ये चीजें हमें छुआछूत के बारे में, छुआछूत का प्रचलन उस काल में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ तक आते आते और स्थिति क्या होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी।
वेश्यावृत्ति होती थी? बिल्कुल होती थी। सती प्रथा, आप देखेंगे यहाँ पर गुप्त काल में सती प्रथा है। बाल विवाह होने लगा था, है ना? बाल विवाह हो ही रहा था। क्या परिवर्तन हुआ? विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह जो था उस पर प्रतिबंध लग गया। मतलब गुप्त काल में आप परिवर्तन ये देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह नहीं होगा, प्रतिबंध लग गया इस पर। ठीक है, दासों की स्थिति आपने जान ली थी और काफी मजबूत भी हुई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम गुप्त काल में जो कला विकसित हुई है उसके बारे में जानेंगे। कला में किस स्तर से विकास हुआ है। कला में भी हम दो भागों में बांटेंगे इसे, जैसे मूर्ति कला और मंदिर कला। याद नहीं आता ना कला में क्या बांटना है? मंदिर कला, कोई बात नहीं। मूर्ति कला के स्तर से यदि हम इसे देखेंगे तो देखेंगे कि किस किस धर्म की मूर्तियां बनाई गई हैं, है ना? कौन कौन सा धर्म इस समय रहा। सबसे पहले ब्राह्मण धर्म की मूर्ति को हम देख रहे हैं मूर्ति कला के अंतर्गत। तो ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी ब्राह्मण धर्म को लेकर मूर्तियां बनाई गई हैं गुप्त काल में, जैसे त्रिमूर्ति, या त्रिदेव की मूर्ति। इस समय गुप्त काल में इस धर्म के अंतर्गत त्रिदेव की मूर्ति बनाई गई है। और इसी समय शिवलिंग भी बनाए गए। क्या बनाए गए? शिवलिंग भी बनाए गए। कैसे? कैसे से क्या मतलब है? एक मुखी, चतुर्मुखी, एक मुख वाला शिवलिंग और चतुर्मुखी, चार मुख वाला शिवलिंग। ठीक है। और इसी समय गुप्त काल में ही मालवा के उदयगिरी पहाड़ी पर चट्टान काटकर भगवान विष्णु के अवतार वाराह की प्रतिमा बनाई गई है। कब बनाई गई? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बनाई गई है। तो भगवान विष्णु के अवतार किसकी? वाराह की प्रतिमा बनाई गई। कहाँ पर? उदयगिरी पहाड़ी पर। उदयगिरी पहाड़ी पर। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है। तो ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत ये मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, तो ये मूर्ति कला है। वहीं अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म को ध्यान में रखें तो इसके अंतर्गत गुप्त काल के समय क्या कुछ बनाया गया, मूर्ति कला को ध्यान में रखते हुए वो हम जानने वाले हैं। इस समय गुप्त काल में बुद्ध की मुद्राओं पर आधारित मूर्तियां बनाई गई। मुद्राओं पर आधारित प्रतिमाएं, प्रतिमाएं या मूर्तियां बनाई गई, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि ध्यान मुद्रा,
इस मुद्रा में बुद्ध की आंखें क्या हैं, आधी खुली हुई हैं और शांत भाव में योगी की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान मुद्रा की मूर्ति, भूमि स्पर्श मुद्रा। इस मुद्रा में बुद्ध क्या कर रहे हैं? बोध गया में जब बुद्ध ने क्या किया था, ध्यान लगाया था, याद है आपको बोध गया, जहां उन्हें क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए कंफर्म करके आप लोग बताइएगा, मुझे याद है कि आपको अच्छे से याद है। ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे, तभी उनकी जो काम क्रियाएं थी, काम क्रियाओं के मालिक मार ने क्या किया, ध्यान भंग करने की चेष्टा की थी, लेकिन बुद्ध इससे विचलित नहीं हुए थे। तो उन्होंने पृथ्वी को छूते हुए या उन्हें साक्षी मानकर, पृथ्वी को साक्षी मानकर अपनी शुचिता का प्रमाण दिया था। इसी मुद्रा को क्या कहते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुद्रा क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा। नेक्स्ट है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। इस मुद्रा में क्या है, बुद्ध इस मुद्रा में धार्मिक उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं और बुद्ध के सिर के पीछे एक चक्र बना होता है। ये मुद्रा क्या होती है, क्या क्या कहते हैं उसको, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। नेक्स्ट कौन सी मुद्रा है, अभय मुद्रा। ये एक स्टैंडिंग मुद्रा है। अभय मुद्रा मीन्स स्टैंडिंग मुद्रा है, मीन्स खड़े हैं सीधे, और दाहिना हाथ आगे की ओर, दाहिना हाथ क्या है, आगे की ओर है। आप समझने के लिए समझिए कि जैसे आशीर्वाद देते हैं ना खड़े होके, हम दाहिना हाथ आगे करते हैं, है ना, बस वैसे ही संसार को क्या कर रहे हैं, वो हाथ जो दाहिना हाथ उन्होंने आगे किया है, संसार को अभय दान दे रहे हैं। ठीक है, आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक, ये मुद्रा कौन सी मुद्रा है, अभय मुद्रा। और फिफ्थ है वरद मुद्रा। ये मुद्रा जो है, ये भी कैसी है, आशीष देते हुए ही है, लेकिन इसमें बुद्ध का एक हाथ नहीं होता है। जैसे अभय मुद्रा में आपने कहा देखा, जाना भी कि बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा, जैसे आप खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं, दाहिना हाथ आगे करते हैं, वो मुद्रा क्या है, अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा में आपके पास दोनों हाथ हैं, मतलब एक हाथ आशीर्वाद देते हुए, दूसरा हाथ एज यूजुअल जहां होता है वहीं पर है। लेकिन जब वरद मुद्रा को पढ़ेंगे तो उसमें आशीष तो दे रहे हैं दाहिने हाथ से, लेकिन दूसरा हाथ नहीं है उसमें, दैट इज वरद मुद्रा। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि बुद्ध का एक हाथ नहीं है, उसके बावजूद मीन्स अंग विहीन होने के बावजूद भी वो मानव प्रजाति को क्या दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, क्योंकि दाहिना हाथ किस अवस्था में, आशीष देने की अवस्था में, आशीर्वाद देने की अवस्था में, अभय दान देने की अवस्था में है, दैट इज वरद मुद्रा। ठीक है, तो बुद्ध की मुद्राओं पर आधारित मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताती चलूं, जैसे आपने ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत जो मूर्तियां बनाई गई हैं, ये त्रिमूर्ति है, शिवलिंग है, और एक लास्ट आपने पढ़ा था भगवान विष्णु के अवतार की वाराह की प्रतिमा बनाई गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में जो है अवतारवाद की संकल्पना देखने को मिलती है। जो अवतारवाद की संकल्पना देखने को मिलती है, ठीक है, कब, गुप्त काल में। मीन्स हम जो अवतार जानते हैं कि ये अवतार है, वाराह अवतार है, मत्स्य अवतार है, और सबसे इस समय प्रेजेंट में कल की अवतार है, ये सब अवतारवाद की जो अवधारणा है, ये अवतार की जो कल्पना है, ये कब हुई, संकल्पना देखने को मिली गुप्त काल से। ठीक है, यहाँ मुझे स्पष्ट करना था, मिस हो गया तो मैं अब कर देती हूँ, जो कि मैं कर चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। और बौद्ध धर्म में नालंदा से कुछ 19 फीट ऊंची तथा सुल्तानपुर से कुछ 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की 2 कांस्य प्रतिमाएं भी मिली हैं। ठीक है, अगर हम गुप्त काल में जैन धर्म की बात करें तो क्या जैन धर्म में के अंतर्गत कोई मूर्ति बनाई गई है गुप्त काल में?
तो बिल्कुल बनाई गई है, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी, कोई उदाहरण है? हाँ, आदिनाथ की। आदिनाथ किसे कहते हैं? ऋषभ देव को। ऋषभ देव कौन है? जैन धर्म के संस्थापक हैं। महावीर स्वामी की मूर्ति बनाई गई है और पार्श्वनाथ की मूर्ति बनाई गई है। पार्श्वनाथ की मूर्तियां बनाई गई हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं थे और पार्श्वनाथ 23वें। तो इनकी मूर्तियां भी बनाई गई हैं। तो मूर्ति कला, कला के क्षेत्र के अंतर्गत मूर्ति कला को ध्यान में रखकर हमने जाना कि ब्राह्मण धर्म को लेकर उससे जो संबंधित मूर्तियां हैं कौन सी बनाई गई हैं गुप्त काल में, किन पर बल दिया गया है। तो त्रिमूर्ति की अवधारणा, अवतारवाद की संकल्पना, त्रिदेव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ ब्राह्मण गुप्त काल में देखने को मिलेगा। अवतारवाद की संकल्पना आपको गुप्त काल में देखने को मिलेगी, जिसमें उदाहरण स्वरूप आपने देखा ही कि उदयगिरी की पहाड़ी पर भगवान विष्णु के अवतार वाराह की प्रतिमा बनाई गई है। किसके समय बनाई गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बनाई गई है। ठीक है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमने देखा कि बौद्ध धर्म की मुद्राओं पर आधारित प्रतिमाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी मुद्राएं हैं? हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में चर्चा कर ली है। और जैन धर्म के अंतर्गत भी जैन धर्म को ध्यान में रखते हुए गुप्त काल में कौन सी मूर्तियां बनाई गई हैं उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा जान लिया। अब हम बढ़ते हैं कला में ही दूसरा पक्ष, जो हमने बात की थी मंदिर कला। मंदिर कला गुप्त काल में हम देखते हैं मंदिर कला को, तो पाएंगे कि गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो स्थायी सामग्री से हुआ है। कैसे? स्थायी सामग्री से हुआ है। कैसी स्थायी सामग्री? ईंट और पत्थर, ईंट और पत्थर जैसी स्थायी सामग्री से निर्माण किया गया है मंदिरों का। इससे पहले जो मंदिर बनाए जाते थे वो क्या हो जाते थे? शीघ्र नष्ट हो जाते थे। गुप्त काल से पहले जो मंदिर थे वो शीघ्र नष्ट हो जाने वाली जो सामग्री होती है उससे बनाए जाते थे, तो जाहिर सी बात है वो शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो स्थायी मंदिरों का जो प्रचलन है वो आपको गुप्त काल से बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। तो इस समय मंदिरों की जो मौलिक विशेषताएं हैं, मंदिर की मौलिक विशेषताएं उभर कर सामने आई। कब? गुप्त काल में, जो आगे आने वाले समय में और अधिक विकसित हुई। तो गुप्त काल में अत्यधिक मंदिरों का निर्माण हुआ है। अत्यधिक मंदिरों का निर्माण हुआ है। उदाहरण देख लें हम, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर, ये कहाँ पर है? सागर में है। सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं कि कितने मंदिर बनवाए गए हैं। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, कहाँ पर है? सतना में। ये सतना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ है? ललितपुर में। ललितपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। तो इस तरह से हमने मूर्ति कला और मंदिर कला के बारे में जान लिया। यदि हमें यहाँ पर जानना हो कि गुप्त काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो वैसे तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन फिर भी थोड़ा और स्पष्ट करना हो तो कह सकते हैं आप कि धार्मिक स्थिति के बारे में अवतारवाद की जो संकल्पना है, अलग से यदि पूछा जाए, वो अवतारवाद की संकल्पना का विकास हुआ, जिसके तहत माना गया कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अवतरित होते हैं और सत्य की स्थापना करते हैं। और इसके अंतर्गत भगवान विष्णु के 10 अवतार की संकल्पना की गई। क्या किया गया? 10 अवतार की संकल्पना की गई। कौन से हैं वो 10 अवतार? मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, है ना, वामन अवतार, कच्छप के बाद वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, फिर राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भविष्य में होगा। जो कल्कि अवतार होगा, सफेद वस्त्र उसने पहने होंगे, सफेद घोड़े पर होगा, हाथ में खड़ग होगी, कुछ इस तरह से होगा अवतार। ठीक है, तो एक अवतारवाद की संकल्पना इस समय देखने को मिलती है। धार्मिक स्थिति की बात करें तो कुछ इस तरह से है। साथ ही धार्मिक जीवन में बौद्ध और जो जैन है, उनकी स्थिति कैसी है? बौद्ध और जैन, उनकी स्थिति देखेंगे तो पूर्व की भांति ही इनका विकास क्या है? लगातार जारी है। पूर्व की भांति विकास जारी है। इस स्थिति इनकी कैसी है? अच्छी है। स्थिति अच्छी है। साथ ही अगर जो गुप्त काल में सम्राट हैं, उनके बारे में हमने क्या जाना था? गुप्त सम्राट ज्यादातर या अधिकांश वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। क्या है? वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था और इसे ध्यान रखते हुए परम भागवत की उपाधि धारण की थी। साथ ही भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया था। ठीक है, तो गुप्त जो शासक थे उसमें अधिकांश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली में बना है? वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इस मंदिर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु को दिखाया गया है। ठीक है, गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ। ठीक है, इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि गुप्त काल में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। इसे स्वर्ण काल भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। स्वर्ण काल भी कहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर। आर्यभट्ट नाम तो सुना है आपने। आर्यभट्ट ने पुस्तक लिखी है
कौन सी? कौन है ये पहले आर्यभट्ट तो? आर्यभट्ट इस काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं। महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने पुस्तक लिखी है कौन सी? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत पुस्तक, सूर्य सिद्धांत पुस्तक। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। पृथ्वी बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। स्थानीय मान, शून्य की खोज, स्थानीय मान के बारे में किसने बताया? ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट ने वर्गमूल, घनमूल निकालने की जो विधि है और जो साइन सिद्धांत है या जया का सिद्धांत है, ज्यामिति का जनक कहते हैं ना, वो सब किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। ठीक है। सूर्य सिद्धांत पुस्तक में आर्यभट्ट ने परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और क्या थे? खगोल शास्त्री थे। दूसरा कौन है? कौन वैज्ञानिक है जो सबसे? वारामिहिर, गुप्त काल के ये भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। ये खगोल शास्त्री हैं। कौन है? खगोल शास्त्री हैं। इनकी पुस्तक का नाम है बृहत संहिता, जिसमें इन्होंने सौर मंडल पर चर्चा की है। इस पुस्तक में किस पर चर्चा की है? किसके बारे में बताया? सौर मंडल के बारे में बताया है। हालांकि सबसे ज्यादा अध्ययन इन्होंने किस पे किया? चंद्रमा पर। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, इनका एक सिद्धांत है ब्रह्म स्फटिक सिद्धांत। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल, विकर्णों की लंबाई, शून्य के प्रयोग का नियम, ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं और ये सिद्धांत भी दिया है। इस सिद्धांत की मदद से गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे बाद में हम देखेंगे न्यूटन जी बताते हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन। ये क्या है? रसायन विज्ञान के ज्ञाता और वाग्भट, जिन्होंने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। इसके अतिरिक्त धन्वंतरी, जो कि एक चिकित्सक हैं, और वाग्भट
जो कि चिकित्सक हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखें तो आप पाएंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में कितना कुछ विकास हुआ है गुप्त काल के समय। कितने बड़े-बड़े सिद्धांत, आर्यभट्ट भी इसी समय है, गुप्त काल के समय है, और जो कि एक बहुत ही महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने बहुत बड़े-बड़े सिद्धांत दिए हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें बताई हैं, जो पहले एक भ्रम था, है ना? क्योंकि जब नहीं मालूम होता है तो हम कुछ भी मानते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या? अब हम जानते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि की जाती थी, बिल्कुल होता था, लेकिन इसमें गिरावट हुई क्या? नहीं, और कृषि की गई, कृषि और अच्छे से बढ़ी आगे। व्यापार हुआ, व्यापार करते थे, हाँ करते थे व्यापार, व्यापार करते थे, कृषि की जाती थी। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। जो भी क्षेत्र है जिस पर खेती की जा रही है, जो भी भूमि है उस पर मुख्यतः किसका? राजा का अधिकार होता था। कृषि जो अधिकांश स्तर पर देखते हैं तो कृषि किस पर निर्भर होती थी? मानसून पर निर्भर होती थी या वर्षा पर निर्भर होती थी? वर्षा पर निर्भर होती थी। आपने अमरकोश पढ़ा होगा, याद है? अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। व्यापार किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था। उत्पादन के स्तर से उद्योग लगाए गए होंगे, जैसे उत्पादन उद्योग लगाए गए होंगे, जैसे वस्त्र उद्योग, है ना? ये प्रमुख उद्योग था। क्या था? प्रमुख उद्योग था। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। मिट्टी के बर्तन, मृदभांड जिसे कहते हैं, वो सब कुछ, वो सारे क्या है? उद्योग हैं, बनाए जाते थे। इसके साथ ही मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का क्या है? सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। व्यापार आंतरिक भी होता था और बाह्य भी होता था, लेकिन व्यापार में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन व्यापार में गिरावट देखने को मिलती है, इस समय देखने को मिलती है, मौर्योत्तर काल की तुलना में। काल की तुलना में क्यों? क्योंकि इस समय गुप्त काल में आपने जाना सामंती व्यवस्था विकसित हो गई थी। सामंती व्यवस्था विकसित हो गई थी। सैनिक भी चाहिए राजा को तो सामंत से लेने होते थे। सामंतों को अब जो वेतन दिया जाता था वो नगद कम दिया जाता था। किस रूप में दिया जाता था? भूमि के रूप में, कि आप ये इस भूमि पर आपका अब नियंत्रण है, अब आप उस पर खेती करवाइए, फसल उगाइए, राजस्व वसूलिए, ये सब करिए। तो जो मुद्रा थी उसका प्रचलन क्या हो गया था? कम हो गया था। मुद्रा का प्रचलन कम होगा तो क्या कम होगा? व्यापार कम होगा। तो व्यापार में क्या आई? गिरावट आई। क्यों? क्योंकि व्यवस्था सामंती थी और सामंत या भूमि सामंत बढ़े। भू सामंत में वृद्धि हुई। ठीक है, मौद्रीकरण में गिरावट आई, में गिरावट आई। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। रोमन के साथ जो व्यापार होता था, रोम देशों के साथ, उनके व्यापार में कमी आई। और वहीं हम देखते हैं कि इधर जो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार में थोड़ी वृद्धि आई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल देखेंगे
तो सामंती व्यवस्था जो थी उसके कारण व्यापार में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि वेतन सामंतों को नगद की अपेक्षा भूमि के रूप में दिया जाने लगा था। ठीक है, इसी के साथ गुप्त काल की जो व्यवस्था है हमने लगभग समझ ली है, और यहीं पर गुप्त काल समाप्त होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, उसके अंतर्गत हम हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, और उसे पढ़ने के साथ ही हम उसके बाद कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, पूर्व मध्यकाल में, या आप कह सकते हो मध्यकाल में प्रवेश करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।